हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी फाइन होंगे। मैं सी रवि कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ न्यू भारत आत्मनिर्भर चैनल के साथ। आज की जो ये वीडियो है ये बिजनेस स्टडी पर डेडिकेटेड है। इस वीडियो में हम बिजनेस का चैप्टर सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो आप सबके सामने बहुत ही जल्दी आएगी। इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं आज, वो सबसे पहले हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे मैनेजमेंट के, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। दूसरा जो हम पढ़ेंगे कि इन प्रिंसिपल्स के नेचर्स क्या हैं, इनकी प्रकृति क्या है, एक तरीके से इनके फीचर्स क्या हैं। और जो तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम कि जितने भी ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए गए हैं हमारे सामने, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। और चौथा जो टॉपिक है आज हमारे सामने, वो सबसे मेन टॉपिक है आज की क्लास का, जिसमें हम फ्योल के जो हेनरी फ्योल हैं, उन्होंने जो 14 प्रिंसिपल दिए हैं वो कौन कौन से दिए हैं उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अंत में वीडियो के हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है यूनिटी ऑफ कमांड में एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। ये मेरा ब्रीफ इंट्रो है, यू मे वॉच इट। प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, जिससे हम नए भारत का निर्माण कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहला एक टर्म आता है हमारे सामने, प्रिंसिपल्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को गाइड करते हैं उसके डिसीजन लेने में। वहीं से टॉपिक लिंक है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो जैसा कि आपको एक सिंपल वे में मैं बताऊंगा कि ऐसे गाइडलाइंस, ऐसे प्रिंसिपल जो किसी भी मैनेजर्स को या किसी भी पर्सन या ऑफिसर को उसकी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने में मदद करते हैं, उसे हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। जैसा कि आप नीचे दी गई डेफिनेशन में देख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। दिस इज मेन कि ये हमारे क्या होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं जो किसी भी मैनेजर को क्या करती हैं, गाइड करती हैं किस चीज़ के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, और कैसे वो रिएक्ट करेगा डिफरेंट सिचुएशन में, उसके लिए उसे गाइड करती हैं। ऐसी गाइडलाइंस को हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। सिंपल से मैं आपको समझा सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई एक मैनेजर है और वो चाहता है कि उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन लानी है, ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर से बेहतर करना है। तो उसको हेनरी फ्योल ने एक प्रिंसिपल दिया है, दैट इज कि राइट ऑर्डर, और वी कैन से दैट स्पेशलाइजेशन, जिसमें बताया गया है कि जिस पर्सन की जहाँ पर ज़रूरत है उस पर्सन को वहीं लगाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि वह व्यक्ति अपने काम को बेहतर तरीके से करता है, और दूसरा ही वो उसका जो वर्क होता है वो क्वालिटी होता है। इस कारण से रिसोर्सेज का ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट यूज़ होता है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन आती है। तो इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के प्रिंसिपल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो मैनेजर्स या ऑफिसर्स को गाइड करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर तरीके से को मैनेज करने के लिए, और उन्हीं प्रिंसिपल्स को हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइडलाइंस होती हैं जो किसी भी मैनेजर को डिफरेंट सिचुएशन में डिसीजन लेने में मदद करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेचर है, कि जो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं इनका नेचर क्या होता है। इसे हम फीचर भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से नेचर हैं, क्या क्या फीचर्स हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। सबसे पहला प्रिंसिपल है का फीचर है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि जितने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये हमेशा अप्लाई किए जा सकते हैं किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो और चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, कि चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो,
तो कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, हर ऑर्गेनाइजेशन में हम इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई कर सकते हैं डिसीजन लेने के लिए। तो ये हो गया पहला नेचर। सेकंड क्या है? सेकंड है जनरल गाइडलाइंस। तो जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में भी देखा था कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं, या ये जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, ये जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि मैनेजर को मदद करती हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को या डिफरेंट इन्वायरमेंट में क्या करने के लिए, इजीली सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों सेकंड इसका नेचर था कि ये जनरल गाइडलाइंस होती हैं। तीसरा अगर हम बात करें कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट बेसिस पर डेवलप्ड हुए हैं। तो जैसे जैसे इंजीनियर्स या मैनेजर्स ने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर वर्क किया, चीज़ों को मैनेज किया, उसी रिसर्च वर्क के आधार पर ये प्रिंसिपल्स क्या हुए हैं, फॉर्मुलेट हुए हैं। चौथा जो नेचर है कि ये फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि सिचुएशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, घटना के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन में बताया गया है, इस पॉइंट में बताया गया है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, इनको मॉडिफाइड किया जा सकता है मैनेजर्स के द्वारा। ये डिपेंड करेगा कि उनकी सिचुएशंस क्या हैं। पांचवा अगर हम नेचर बात करें कि ये बिहेवियरल नेचर के होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो ये प्रिंसिपल्स हैं, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव, जो इनका मेन एम है, वो ह्यूमंस जो मैन पावर होती है उनका जो बिहेवियर होता है उसको बदलने की होती है। बदलना किस फॉर्म में? क्वालिटी फॉर्म में। छठा जो पॉइंट है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताया गया है। दैट मीन्स ये प्रिंसिपल कॉज एंड इफेक्टिवली काम कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसने ये देखा कि उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर क्या नहीं है, स्पेशलाइजेशन नहीं है, ऑप्टिमम यूज नहीं होता रिसोर्सेज का। तो इस कॉज को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, स्पेशलाइजेशन लगाना स्टार्ट किया। दैट मीन्स जिस पर्सन की जिस एरिया में एक्सपर्टीज थी वहीं पर उस पर्सन को अलोकेट किया। तो अकॉर्डिंगली इसका इम्पैक्ट क्या आया? इसका इम्पैक्ट ये आया, इसका इफेक्ट ये आया कि इससे ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन आने लग गई और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज हो गया। तो कॉज तो हमारे पास था कि हमारे रिसोर्सेज में चीज़ें वेल मैनेज्ड नहीं थी, लेकिन इसको देखते हुए हमने ऑर्गेनाइजेशन में इन प्रिंसिपल का फॉलोअप किया और उससे क्या हुआ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन आई। और स्पेशलाइजेशन आने का मतलब है कि ये हमारा इफेक्ट आया। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जितने भी ये प्रिंसिपल होते हैं इनके बीच में एक रिलेशन होता है। पहले कॉज को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर जब उन प्रिंसिपल को हम अप्लाई करते हैं तो उनका इफेक्ट आता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। और लास्ट है हमारे पास कंटीजेंट नेचर के होते हैं। कंटीजेंट नेचर का मतलब यही है कि इनकी जो एप्लीकेबिलिटी है कि किस सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल लगाना है, ये डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में सिचुएशन कैसी है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो आशा करता हूँ आपको ये नेचर समझ में आया होगा। एक ब्रीफली हम डिस्क्राइब करते हैं कि फर्स्ट नेचर था यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, सेकंड था जनरल गाइडलाइंस होती है, तीसरा था कि ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट बेस पर डेवलप होते हैं, चौथा था ये फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, पांचवा था इनका जो नेचर होता है वो बिहेवियर होता है, ह्यूमन से बिहेवियर को चेंज करता है, छठा था कि ये कॉज को आइडेंटिफाई करके उसको इफेक्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं, और सातवां था कि इनकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करती है। दैट इज़ ये कंटीजेंट नेचर का है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कि ये जो प्रिंसिपल होते हैं मैनेजमेंट की, इनकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, क्यों ये ज़रूरी होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी मैनेजर्स के लिए। तो जैसा कि पॉइंट वाइज बताया गया है, सबसे पहला पॉइंट है कि जो ये प्रिंसिपल हैं मैनेजमेंट के, ये किसी भी मैनेजर को एक इनपुट देते हैं और उस इनपुट के आधार पर जो मैनेजर होता है उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट करता है। इट मीन्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में
डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज हो रहा है रिसोर्सेज का, तो इसको देखते हुए मैनेजर ने एक प्रिंसिपल फॉलो किया, राइट ऑर्डर। दैट मीन्स कि राइट मटेरियल, राइट रिसोर्सेज शुड बी प्लेस्ड एट अ राइट रिक्वायरमेंट। दैट मीन्स कि जिस रिसोर्सेज की जहाँ पर ज़रूरत है उसको हम वहीं अगर लगाएंगे तो उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज कम होगा और अकॉर्डिंगली हम बेहतर चीज़ों को इस्तेमाल में कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल हुए ये मैनेजर्स को गाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को हैंडल करने में, और अकॉर्डिंगली वो प्रिंसिपल्स को रियलिटी में कन्वर्ट करके रिजल्ट पाते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी भी संसाधन जिसकी जहाँ ज़रूरत है वहीं अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो वेस्टेज कम होता है और अकॉर्डिंगली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ होता है। और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करने में, बेहतर प्रशासन करने में, बेहतर मैनेजमेंट करने में मदद करते हैं। इसको हम पॉइंट से समझ सकते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये सारे ऐसे प्रिंसिपल हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंस है कि ये साइंटिफिक डिसीजंस हैं। साइंटिफिक डिसीजन का मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल्स हैं इन प्रिंसिपल को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर डेवलप किया गया है। अकॉर्डिंगली ये जब सिचुएशन आती है तो जब इन प्रिंसिपल को हम अप्लाई करते हैं तो इनका रिजल्ट उसी अकॉर्डिंग आता है जैसा कि इन प्रिंसिपल्स में बताया गया है। चौथा हमारे पास पॉइंट आता है इम्पोर्टेंस के तौर पर कि करंट में हमारे सामने इन्वायरमेंट डायनेमिक हो चुका है। हर बिजनेस का डेली बेसिस पर सिचुएशन चेंज होती हैं, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, टेक्नोलॉजिकली, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इन्वायरमेंट चेंज होता है। तो इन चेंजेस को ईजिली अडॉप्ट करने में मैनेजर्स की मदद करता है और ऑर्गेनाइजेशन को वेल तरीके से लॉन्ग टर्मली मैनेज करता है। तो जो भी इन्वायरमेंटल में चेंजेस होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट को मीट करने में मदद करते हैं प्रिंसिपल्स। पांचवा अगर हम पॉइंट देखें, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसा भी हमने देखा था कि जब हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ करते हैं तो हम जो भी गुड्स बनाते हैं कंट्री में उनके जो प्राइस होते हैं वो काफ़ी रीजनेबल होते हैं, और जिस कारण से जब हम सोसाइटी से रिसोर्सेज लेते हैं तो रिटर्न में सोसाइटी को, कंज्यूमर को एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, वो भी एक रीजनेबल कॉस्ट पर। और छठा आता है हमारे पास कि ये जो प्रिंसिपल हैं ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च प्रोग्राम्स में क्या करते हैं, मदद करते हैं। दैट मीन्स ये मैनेजर्स को ट्रेंड करते हैं, इसके अलावा एम्प्लॉयज़ को एडुकेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जब हम इनका एप्लीकेशंस करते हैं तो हमें रिसर्च करने में मदद करते हैं। तो ये सारी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस थे। तो एक बार क्विक हम देख लेते हैं कि फर्स्ट था हमारे सामने कि जो प्रिंसिपल हैं ये किसी भी मैनेजर को गाइड करते हैं। सेकंड था ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर रिसोर्सेज का इस्तेमाल और एडमिनिस्ट्रेशन करने में मदद करते हैं। तीसरा ये साइंटिफिक डिसीजंस होते हैं। चौथा था कि जो इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं उसे आसानी से मीट करने में मदद करते हैं। पांचवा था सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में मदद करते हैं। और छठा था कि ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग और एजुकेशन रिसर्च प्रोग्राम को फुलफिल करने में मदद करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट जो कि आज का मेन टॉपिक है, फ्योल के द्वारा दिए गए 14 जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। याद रखें दोस्तों, फ्योल ने जो प्रिंसिपल दिए हैं वो 14 हैं और इनको जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। याद रखें ये साइंटिफिक नेचर के नहीं है, ये एक जनरल, एक कॉमन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। हेनरी फ्योल जो थे उनका जो पीरियड था वो 1841 से लेके 1925 का था और वो एक फ्रेंच मैकेनिकल इंजीनियर थे। तो चलिए दोस्तों, हेनरी फ्योल का हम 14 जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आज पढ़ते हैं।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा, इनमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में ज़रूर आना है। तो सबसे पहले हमारे सामने है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, तो इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि देखिए, वर्क जो होता है उसे हमें एक स्मॉल स्मॉल जॉब्स या टास्क में क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए, और हर टास्क को एक ट्रेन पर्सन से कराना चाहिए। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर एफिशिएंसी आएगी। दोस्तों, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो भी काम होगा वो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पर होगा। तो ये पॉइंट हमारा डिवीजन ऑफ वर्क कहलाता है। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस पॉइंट में बताया गया कि देखिए, जो मैनेजर्स होते हैं हम उन्हें अथॉरिटी देते हैं काम करने की, मतलब पावर देते हैं, साथ में हम उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दें किसी भी काम को करने की। तो अकॉर्डिंगली ये पॉइंट इस तरीके से है कि जब भी हम किसी मैनेजर को काम करने के लिए अथॉरिटी देते हैं तो साथ साथ में उस काम के लिए हम उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, जिससे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक प्रॉपर बैलेंस बन पाए। तो ये पॉइंट हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का था। थर्ड जो प्रिंसिपल है हमारा, जनरल प्रिंसिपल, वो है डिसिप्लिन। इस पॉइंट में बताया गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर रूल्स होने चाहिए, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट के एग्रीमेंट होने चाहिए, जिससे क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट क्या होगा, डेवलप होगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस होनी चाहिए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, एक वर्किंग एनवायरनमेंट रहता है। चौथा आता है दोस्तों यूनिटी ऑफ कमांड। जैसे कि मैंने पहले भी इंट्रोड्यूस किया था टॉपिक, इसको अब हम डिटेल में समझते हैं। इस पॉइंट का मतलब है कि एक व्यक्ति के ऊपर, एक एम्प्लॉय के ऊपर एक टाइम पर एक ही बॉस होना चाहिए। अगर कोई भी एम्प्लॉय एक बार में एक से ज़्यादा सुपीरियर से क्या लेता है, ऑर्डर लेता है, तो उस समय फिर वो कोई भी काम कंप्लीट नहीं कर पाता है और यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है वो पूरी तरीके से वायलेटेड हो जाता है। इसीलिए बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए एक बेहतर मैनेजमेंट के लिए। पांचवा जो जनरल प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इस पॉइंट में क्या है कि इस पॉइंट में है कि हर जो एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। इससे क्या होगा, जितने भी एक्शन होंगे ऑर्गेनाइजेशन में वो सब यूनाइट होंगे और प्रॉपर कोऑर्डिनेट रहेगा उनके बीच में। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिंपल तरीके से ये हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन एक्टिविटी को ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए और उनके बीच में एक प्रॉपर मैनेजमेंट एज वेल एज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं छठा जनरल प्रिंसिपल है हमारे सामने, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू दी जनरल इंटरेस्ट। तो इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट होता है, उसे हमेशा हमें प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। किसके इंटरेस्ट के ऊपर, एम्प्लॉय के इंटरेस्ट पर। दैट मीन्स ये कहना चाहते हैं कि हमेशा हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए एज कंपेयर टू एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के इंटरेस्ट पे। ये पॉइंट अपने आप में क्लियर है कि जब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन के गोल हासिल होते हैं तो नेचुरली ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रॉफिट और ग्रोथ कर पाती है। अकॉर्डिंगली उससे फिर एम्प्लॉय का भी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं अचीव हो पाता है, बेहतर सैलरी का, बेहतर रिकॉग्निशन का, बेहतर पोस्ट का। सातवां जो हमारे सामने जनरल प्रिंसिपल है वो है इक्वल रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय या रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय कह सकते हैं। तो इस पॉइंट में ये बताया गया है, रेम्युनरेशन का मतलब होता है सैलरी देना। तो इस पॉइंट में बताया गया कि जो भी पे या कंपनसेशन एम्प्लॉय को पेयर करते हैं वो फेयर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
इट मीन्स कि जैसा जो व्यक्ति कार्य करता है अकॉर्डिंगली उसे उसी अकॉर्डिंग सैलरी मिलनी चाहिए, जिससे वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है और ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से वर्क परफॉर्म करके दिखाता है। आठवां जो जनरल प्रिंसिपल है वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो दो टर्म है यहाँ पर, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो जरा इनका हम मीनिंग समझते हैं। तो सबसे पहले है सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सारी जो डिसीजन मेकिंग की पावर है, सारी जो डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है, वो एक कॉन्सेंट्रेट रहें, एक जगह पर कंट्रोल में रहें। तो ऐसी चीज़ों को हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो इसका मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में पावर होती हैं, जैसे बजट बनाने की, गोल्स बनाने की, वो हमेशा क्या रहती हैं, टॉप मैनेजमेंट के पास रहती हैं, टॉप अथॉरिटी के पास कंसंट्रेट रहती हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम जो पावर्स होती हैं, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, उसे हम बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिस्पर्सल कर देते हैं एक से ज़्यादा लोगों के बीच में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना तो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। इन दोनों के बीच में प्रॉपर क्या रहना चाहिए, बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी अथॉरिटी वन हैंड में है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अथॉरिटी का अलग अलग हैंड पर डिस्ट्रीब्यूशन कर देना। नाइन्थ पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट से, स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है कि ये एक फॉर्मल रिलेशनशिप होता है अथॉरिटीज का, किसके बीच में, सुपीरियर्स के बीच में और सबॉर्डिनेट्स के बीच में। सुपीरियर बॉस होते हैं जनरली, और सबॉर्डिनेट्स उनके नीचे काम करने वाले लोग। तो ये कहते हैं, स्केलर चेन बताया गया कि जब एक फॉर्मल कम्युनिकेशन और फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम होता है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में, ऊपर से नीचे के रैंक की तरफ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्केलर चेन बोलते हैं। तो कहते हैं कि किसी भी सिचुएशन में स्केलर चेन का वॉयलेशन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। बट कहते हैं अगर इमरजेंसी आती है तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सेम लेवल के ऑफिसर के साथ कांटेक्ट करते हैं, और उससे हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक बोलते हैं। याद रखें दोस्तों, स्केलर चेन का मतलब होता है, जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया है, कि जैसे डी जो व्यक्ति है वो, उसको कोई बात ए तक पहुंचानी तो वो सी को कम्युनिकेट करेगा, सी फिर उस बात को बी को कम्युनिकेट करेगा, बी उस बात को फिर ए को कम्युनिकेट करेगा। तो इसको हम स्केलर चेन बोलते हैं। लेकिन अगर कोई मान लीजिए सिचुएशन इमरजेंसी की आ गई और जी से सीधा कम्युनिकेट करना है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सीधा जो डी है वो जी से कम्युनिकेट कर पाएगा, और इस चीज़ को फिर हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को फिर हम गैंग प्लैंक कहते हैं। तो डन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। ये 10th जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो हेनरी फ्योल ने दिया है, दैट इज ऑर्डर। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। ऑर्डर का मतलब होता है कि जो प्लेस है जहां पर जिसकी जरूरत है, अकॉर्डिंगली उसी प्लेस पर उसे पुट करना चाहिए। तो इसमें यही लिखा हुआ है, पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सुटेबल प्लेस एट एप्रोप्रिएट टाइम। जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी। दैट मीन्स कि एम्प्लॉयज़ की और मटेरियल की जहाँ पर ज़रूरत है वहीं अगर आप उन्हें सही समय पर लगाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा एक बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। नेक्स्ट इक्विटी की तरफ आते हैं हम। इक्विटी का मतलब समान। तो इस पॉइंट में ये बताया गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बेहतर एनवायरनमेंट रखने के लिए, एक बेहतर वर्किंग कल्चर रखने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी पक्षपात नहीं करना चाहिए एम्प्लॉय के बीच में। डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कोई नॉर्थ से है, कोई साउथ से है, या कोई हिंदू या मुस्लिम है, तो इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। और ये प्रिंसिपल कहता है कि सभी के साथ न्याय और एक समान हमें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, जिससे एक बेहतर एनवायरनमेंट डेवलप होता है, और इससे एम्प्लॉय हमेशा मोटिवेट रहते हैं और कॉपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ
पर्सनल। इस पॉइंट में बताया गया कि देखिए हम एक लॉन्ग प्रोसेस के द्वारा एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो इन अपॉइंट को हम जहाँ पे भी इनकी ज़रूरत है वहाँ पर पोस्ट कर देते हैं। तो अकॉर्डिंगली ये इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जब हम किसी एम्प्लॉय को किसी पोस्ट पे अपॉइंट करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो वहाँ पर उसे कुछ वक्त तक एटलीस्ट हमें काम कर देना चाहिए, रखना चाहिए, जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस को दिखा पाए। दैट मीन्स कि एम्प्लॉय का रेगुलर बेसिस पर ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र होना चाहिए, इससे ही उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। लेकिन क्विक ट्रांसफ़र ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होने चाहिए। अगर क्विक ट्रांसफ़र होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रहती है और इससे कहीं ना कहीं वर्क में डिले आता है। चलिए 13 पढ़ते हैं, इनिशिएटिव। ये भी एम्प्लॉय से पॉइंट रिलेटेड है। कहते हैं कि वर्कर को हमेशा एंकरेज करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, पार्टिसिपेट्स करें, प्लान बनाएं किस चीज़ के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। और अगर कोई इनिशिएशन लेता है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई एम्प्लॉय बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करता है, तो नेचुरली उसे हमें क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। जिससे क्या होगा, और भी एम्प्लॉय बेहतर तरीके से अपने आप को डेवलप करेंगे और इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होगा और एम्प्लॉय भी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी तौर पर ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप हो पाएंगे। 14th जो प्रिंसिपल है हमारा हेनरी फ्योल के द्वारा जो दिया गया है वो है स्प्रिट डी कॉर्प्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, टेक्निकल नेम है। स्प्रिट डी कॉर्प्स का मतलब है कि मैनेजमेंट को हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम स्पिरिट डेवलप करनी चाहिए, एक यूनिटी डेवलप करनी चाहिए, आपस में एक हार्मनी, तालमेल रखना चाहिए, किसके बीच में, एम्प्लॉय के बीच में। तो ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा मैनेजमेंट की कोशिश रहनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में वो टीम वर्क को प्रमोट करे। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में समय समय पर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना चाहिए, उनको ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराना चाहिए। इससे क्या होता है, एक बेहतर टीम वर्क आता है और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में एक वेल डेवलप कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन होता है। तो ये हमारे दोस्तों 14 प्रिंसिपल थे। याद रखें, ये 14 हमारे जनरल प्रिंसिपल हैं जो कि हेनरी फ्योल ने हमको प्रोवाइड किए हैं। तो क्या थी 14 प्रिंसिपल? तो पहला था हमारे सामने डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा था हमारे सामने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा था प्रॉपर डिसिप्लिन बना के रखना है, चौथा था यूनिटी ऑफ कमांड रखनी है, पांचवा था एक बार में एक ही जगह से हमें मतलब पांचवा था हमारा कि हमें एक ही डायरेक्शन में हमेशा क्या करना है, मूव करना है। छठा था ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को, ऑर्गेनाइजेशन गोल को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। सातवां था एम्प्लॉय को उनके वर्किंग के अकॉर्डिंग सैलरी देनी चाहिए। आठवां था सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी में बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। पांचवा था एक फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक फॉर्मल अथॉरिटी मेंटेन होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। 10वां था एक प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए लोगों का और मटेरियल का। 11 था इक्विटी इन्वायरमेंट मेंटेन रखना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए एम्प्लॉय के साथ। 12th पॉइंट था कि एम्प्लॉय की जहां हम पोस्ट करते हैं वहां पर मिनिमम कम से कम पीरियड उसे रखना चाहिए जिससे वो अपना रिजल्ट दिखा पाए। 13 था कि एम्प्लॉय को हमेशा एंकरेज करना चाहिए उसके इनिशिएशन के लिए। और 14th था हमारे सामने कि मैनेजमेंट को हमेशा टीम वर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। तो ये हमारे पास हेनरी फ्योल के 14 जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट के। इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस। डिफरेंस किसके बीच में, यूनिटी ऑफ कमांड के बीच में और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच में। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा एक जैसा ही पॉइंट लगता है। जरा इसको हम समझते हैं। और अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा भी था यूनिटी ऑफ कमांड। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक बॉस है और बहुत सारे उसके नीचे सबॉर्डिनेट हैं। तो वो बॉस इन सभी सबॉर्डिनेट को क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है और अकॉर्डिंगली ये ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब इनके पास एक बार में एक से ज़्यादा बॉस
नहीं है। अकॉर्डिंगली जितने भी सबॉर्डिनेट हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसा भी बॉस ने ऑर्डर दिया है उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, फिर परफॉर्म करेंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। दैट मीन्स एक बार में एक ही बॉस से कमांड मिलनी चाहिए। तो जैसा कि इसके मीनिंग में लिखा हुआ है कि वन सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल ओनली टू वन सुपीरियर। तो यही है कि एक सबॉर्डिनेट एक बार में एक ही व्यक्ति से, एक ही बॉस से ऑर्डर ले और उसी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो। इसी को हम यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली सारे एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं अपने अपने एफर्ट्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल हासिल होगा। तो इसी को हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो डेफिनेशन में देखते हैं, कहते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं उन सभी का एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और सभी उसी के अकॉर्डिंगली, उसी प्लान के अकॉर्डिंगली वर्क करने चाहिए। तो गॉट इट। तो ये तो हो गया मेन हमारा मीनिंग का डिफरेंस यूनिटी ऑफ कमांड में और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एम क्या होता है, एम मतलब उद्देश्य, प्रिवेंट बचाव करना, ड्यूअल सबॉर्डिनेशन। तो इसमें यही था कि दो दो, जब सबॉर्डिनेट जब ऑर्डर लेते हैं दो दो या तीन तीन बॉस से, उससे बचाव करना। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मेन उद्देश्य क्या था कि जो एक्टिविटी बार बार होती ऑर्गेनाइजेशन में उनको खत्म करना, उनको प्रिवेंट करना। जैसे एक बार में एक ही एक्टिविटी हो, ड्यूलेशन ना हो, डुप्लीकेशन ना हो, इससे कहीं ना कहीं वेस्टेज होगा ऑर्गेनाइजेशन में। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो यूनिटी ऑफ कमांड एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को क्या करता है, अफेक्ट करता है। और जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। क्योंकि आपने देखा यूनिटी ऑफ कमांड में एक सबॉर्डिनेट एक बार में एक व्यक्ति से ऑर्डर लेता है, अगर वो ऑर्डर दो से लेता है तो वो इंडिविजुअल एम्प्लॉई अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। तो इसका मतलब यूनिटी ऑफ कमांड इंडिविजुअल एम्प्लॉय को अफेक्ट करती है, वही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है, क्योंकि इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन गोल की बात करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्दी आएगी और इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे पार्ट 2 में। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।